मान लो अब आपके घर में आपकी बहन का रिश्ता तय होने वाला है और लड़के वाले आपकी बहन का फोटो ले जाते हैं, लेकिन वो फोटो किसी पंडित के पास न ले जाके किसी दलाल के पास ले जाते हैं और पूछते हैं, छोरा ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। तो अब ये जो किस्सा है ये अजमेर में 1992 के अराउंड का है। अजमेर में 1992 में एक सुबह होती है और वो सुबह काफ़ी परिवारों के लिए काली रात साबित होती है। तो किस्सा कुछ इस टाइप से है कि 1992 में अजमेर में एक अखबार जिसका नाम नवज्योति था, उसमें कुछ लड़कियों की न्यूड और सेमी न्यूड पिक्चर्स पब्लिश होती हैं और जब उन फोटोज़ को ध्यान से देखा जाता है तो वो निकलती हैं अजमेर के काफ़ी बड़े बड़े पैसे वालों की बहन बेटियों की तस्वीर। अब ये देख के पूरे अजमेर में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और ये जितनी भी फ़ोटोज़ हैं ये सारी उन लड़कियों की हैं जो सोफिया स्कूल में पढ़ती थी, एक ऐसा स्कूल जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल स्कूल माना जाता है, जिसमें सिर्फ बड़े बड़े लोगों की बहन बेटियाँ पढ़ती थी। और इस चिंगारी को आग देने का काम करते हैं दो नाम, फारूक चिश्ती और सलीम चिश्ती। ये दो ऐसे नाम थे जो इस कांड में शामिल थे और इस कांड का नाम था अजमेर कांड। एक खबर आ रही है जहां पर देखिए 250 से ज्यादा लड़कियों से रेप की 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ हुए रेप की। अब सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये जो फारूक चिश्ती था ये यूथ कांग्रेस में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था और इसके परिवार का भी काफ़ी रुतबा और दबदबा था पूरे अजमेर में। तो कहानी कुछ इस टाइप से है कि ये जो फारूक चिश्ती है इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि सोफिया स्कूल में पढ़ रही होती है। ये दोनों मिलते हैं, इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब इनका जो मिलना जुलना है वो फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पे होने लगता है। और ये जो प्यार की अवस्था है ये कुछ ऐसा मोड़ ले लेती है जिसके बाद पूरे अजमेर का नाम काले अक्षरों में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फारूक चिश्ती और वो जो लड़की थी वो लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं उस फार्म हाउस में। फिर फारूक चिश्ती उस लड़की की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में थोड़ी बहुत पिक्चर्स ले लेता है और फिर उस लड़की को धमकाता है कि अगर तुम एक और लड़की अपने साथ नहीं लेके आई तो ये सारी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएंगी। अब वो लड़की इतना डर चुकी थी कि वो क्या करती। उसने सोचा कि इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं किसी और लड़की को इसके पास छोड़ जाऊँ जिससे कि मेरी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दें। तो इस तरह से वो लड़की किसी और लड़की को लाती है, उसके साथ भी सेम हरकत होती है और इस बार फारूक चिश्ती नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग, सलीम चिश्ती और बाकी लोग, बाकी उसका ड्राइवर, कुक और भी बहुत सारे लोग इस कांड में शामिल होते हैं। फिर फोटोज़ खींची जाती है, फिर से उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारी फ़ोटोज़ पब्लिश ना हो तो तुम किसी तीसरी लड़की को यहाँ पे लेके आओ। वो दूसरी लड़की फिर तीसरी लड़की को लाती है, तीसरी चौथी को, और इस तरह से करते करते आंकड़ा पहुँच जाता है 1000 तक। अब कहने की बात यह है कि ये जो आंकड़ा है ये 1000 तक पहुँच जाता है, पर इसमें सिर्फ फारूक चिश्ती शामिल नहीं होता। इस पूरे कांड में ऐसा कहना है कि फारूक चिश्ती के साथ साथ बहुत बड़े बड़े मंत्री, ऑफिसर्स और पैसे वाले लोग भी शामिल थे। और इसी के साथ साथ क्योंकि जब फोटोज़ क्लिक होती थी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उस लड़की की, तो वो फोटोज़ इधर उधर से फारूक चिश्ती के ड्राइवर या कुक पे पहुंच जाती थी। तो वो लोग भी क्या करते थे, फारूक चिश्ती का ड्राइवर, कुक, ये लोग भी उस लड़की को ब्लैकमेल करते थे वो आए और हमारी भी हवस की प्यास को बुझाए। अब ये सिलसिला इस तरह से और भी फैल जाता है। मतलब जो फोटोज़ थी पहले ड्राइवर, कुक पे थी, फिर वो फोटोज़ धीरे धीरे और भी बाकी लोगों पे सर्कुलेट होती हैं। फिर वही कहानी होती है, जिस पे फोटो है वो ब्लैकमेल करता है लड़की को और फिर वही कहानी होती है, वो लड़की उसके पास जाती है, वो अपनी हवस मिटाता है। इस तरह से कहानी चलती है। कहानी का पर्दाफाश जब होता है जब उन पीड़ित लड़कियों में से कुछ लड़कियाँ सुसाइड कर लेती हैं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो सारी लड़कियाँ सोफिया स्कूल की थी। जब और इन्वेस्टिगेशन होती है तो धीरे धीरे इधर उधर के सोर्सेज से पता चलता है कि कैसे वो लड़कियाँ एक फार्म हाउस पर जाती थी, वहाँ पे रुकती थी, वहाँ पे और भी बड़े बड़े लोग आते थे। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो फार्म हाउस फारूक चिश्ती का था। अब क्योंकि फारूक चिश्ती और उसके परिवार का पूरे अजमेर में इतना ज़्यादा नाम था कि कोई सीधा उसकी गर्दन पे हाथ नहीं डाल सकता था, तो इसलिए जो पुलिस में बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने से डर रहे थे। वो लोग चाह रहे थे कि इस मैटर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दबा दिया जाए। और शायद ये केस दब भी जाता, पर किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि काफ़ी सोर्सेज का ये भी कहना है कि जहाँ पे वो फोटोज़ खींचती थी वो नेगेटिव में होती थी, क्योंकि पहले टाइम पे नेगेटिव चलता था, डिजिटल फोटोज़ नहीं होती थी। तो वो नेगेटिव फोटोज़ जब धुलने के लिए जाती थी, जिस दुकान पे जाती थी, वो भी फारूक चिश्ती के किसी दोस्त की थी। अब हालांकि फारूक चिश्ती का दोस्त खुद तो उन फोटोज़ को नहीं वॉश करता था, वो नीचे के लोगों से उन फोटोज़ को वॉश कराता था।
तो इसलिए मान लो कि जो काफ़ी कॉपीज़ छपती थी उनमें से कुछ कॉपीज़ वो जो नीचे काम करने वाले लोग थे, मान लो कोई फ़ोटोज़ साफ करने वाला है, कोई कंप्यूटर पे बैठने वाला है, वो लोग अपने पास वो फ़ोटोज़ रख लेते थे। फिर वहाँ से वो फ़ोटोज़ धीरे धीरे सर्कुलेट होनी चालू होती है। ये कहानी चलती है जब तक एक पत्रकार के पास वो फ़ोटोज़ सर्कुलेट होकर नहीं आ जाती। पत्रकार देखता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि ये फारूक चिश्ती का केस है, जिसे कहीं ना कहीं से इस केस को छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, पर क्योंकि फारूक चिश्ती का नाम इतना बड़ा था अजमेर में उस टाइम में कि वो जो पत्रकार था उसकी भी अचानक मौत हो जाती है। पर जिस टाइम ये सब हो रहा होता है, पब्लिक में पूरा आक्रोश भर जाता है। अब अजमेर का एक एक घर गुस्से से तहल उठता है कि आखिर उनके शहर की लड़कियों के साथ ही क्या हो रहा है। इस वजह से जो शहर का माहौल है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और फिर पुलिस को ना चाहते हुए भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन होती है, वारंट निकलते हैं और सबका अरेस्ट होता है। और सोर्सेज के हिसाब से ये कहना है कि लगभग 19 लोग ऐसे थे जिनका नाम इस कांड में शामिल था। मतलब फारूक चिश्ती, सलीम चिश्ती और बाकी सब मिला के 19 लोग थे, जिसमें से एक ने जब सुसाइड कर ली थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। मतलब 18 जने ऐसे थे जिनका नाम इस काले घेरे में था। इनमें से काफ़ी लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो ऐसे घूम करके कानून की सुई 6-7 लोगों पे आके रुकती है। उसमें से फिर फारूक चिश्ती एक टीम कबड्डी कुछ पैतरे खेलता है और दिखाता है कि फारूक चिश्ती की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो इस वजह से फारूक चिश्ती को भी कम से कम सज़ा होती है। और उसके बाद कई साल निकल जाते हैं और बाकी जो लोग थे उनके खिलाफ उम्र कैद का फतवा निकल चुका था। पर साल निकलते हैं और ये जो उम्र कैद का फतवा है ये धीरे धीरे 10 साल या 12 साल में तब्दील हो जाता है। इनमें से कुछ लोग बेल पे बाहर निकल जाते हैं, कुछ देश छोड़ के भाग जाते हैं। और जो फारूक चिश्ती है, 2014 में राजस्थान सरकार की एक बेंच बैठती है जिसमें ये कहा जाता है कि फारूक चिश्ती ने अपने गुनाहों की काफ़ी सज़ा काट ली है और इस वजह से अब उसे बरी कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से फारूक चिश्ती भी 2014 में बरी हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे करके 1000 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। और ये भी कहना था कि 1992 से लेकर 2000 तक अजमेर में कोई भी लड़के वाले अगर अपना रिश्ता लेके जाते थे तो पहले कुंडली मिलाने से पहले ये देखा जाता था कि जिस भी लड़की से वो अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं कहीं उसका नाम सोफिया स्कूल से तो नहीं जुड़ा हुआ, या फिर किन्हीं दलालों के थ्रू ये मालूम किया जाता था कि ये लड़की उस फारूक चिश्ती वाले कांड में शामिल तो नहीं थी। तो इस तरह से कुछ 18-20 लोगों ने पूरे अजमेर में 1992 में तहलका मचा दिया। कहना ये भी था कि जिन्होंने ये काला कांड किया उसमें 18 से ज़्यादा लोग शामिल थे, मतलब कि कोई बड़े बड़े नेता, मंत्री या फिर अफसर। पर क्योंकि उनकी ज़्यादा पावर थी तो इसलिए सिर्फ ये 18-20 जनों पे ही कानून की सुइयाँ की ठहरती। अब मेरा सवाल उस बेंच से है जिसने 2014 में ये फैसला सुनाया कि फारूक चिश्ती को बरी कर दिया। मेरा सवाल उस बेंच में बैठे हुए एक एक लोग से है कि अगर आपकी बहन या आपकी बेटी उस 1992 वाले कांड में शामिल होती तो क्या आप 2014 में तब भी वही फैसला सुनाते, तब भी फारूक चिश्ती को बरी कर देते, या फिर उसकी सज़ा और बढ़ाई जाती और सख्त की जाती? खैर, सवाल ज़्यादा है और जवाब कम। सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों की वजह से पूरा अजमेर 1992 में शर्मसार हुआ।